सभी छात्रों को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। सभी छात्र अच्छे होंगे। उम्मीद है कि आप अच्छी तैयारी करेंगे 2027 के लिए। एमपी बोर्ड 2027 के लिए आपके लिए हम लेकर आए हैं विनय आर्ट्स क्लासेस या विनय एग्रीकल्चर क्लासेस पर हम आपको लेकर आए हैं। आज की हमारी क्लास रहेगी हिस्ट्री की, यानी कि इतिहास की। तो छात्रों, हम आपको पूरा सिलेबस विनय कोचिंग या विनय एग्रीकल्चर क्लासेस पर उपलब्ध करवाएंगे। छात्रों, उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और छात्रों लगातार आप पढ़ते रहेंगे तो हमें उम्मीद है कि ये जो आप पढ़ेंगे इनमें से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें ईंटें और मनके और अस्थियों के वहां पर हड़प्पा सभ्यता में क्या मिले थे? साक्ष्य मिले थे। इससे अनुमान लगाया गया था कि यहाँ भी कोई पहले से कोई सभ्यता, यानी कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का जीवन यहाँ पहले व्यतीत किया है। तो इन चीजों से, इन वस्तुओं से उस सभ्यता की, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की अनुमान लगाया गया है। तो हम बढ़ते हैं। ये आपके 2 अंक की क्वेश्चन है। आपका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के 2 सबसे बड़े नगरों के नाम बताइए। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी, उस हड़प्पा सभ्यता में 2 सबसे बड़े नगर जो हैं वो आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं छात्रों। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। ठीक है छात्रों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रिड पद्धति क्या है? तो ग्रिड पद्धति का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन में किया गया था। यानी कि ग्रिड पद्धति का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में जो नगर नियोजन थी, यानी कि वहाँ की जो सभ्यता थी, वहाँ पर जो नगर बसे हुए थे वो ग्रिड पद्धति के माध्यम से बनाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो इसकी सुव्यवस्थित सड़कें और नालियां थीं। छात्रों, क्या थी? सुव्यवस्थित तरीके से जो सड़कें और जो नालियां बनाई गई थी वो थी। नगरों में सड़कों और गलियों का निर्माण लगभग एक ग्रिड पद्धति में किया गया था, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी छात्रों, और नगर को अनेक खंडों में विभक्त करती थी छात्रों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना, जिससे कोई दोस्त आपका है उसको भी क्लास मिल सके। वीडियो को यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं, तो जब भी वीडियो डाला जाएगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फायांस क्या है? यानी फायांस क्या था? फायांस जो है वो घिसी हुई रेत, रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया जाने वाला जो पदार्थ होता था, उस पदार्थ को फायांस कहा जाता था। यानी कि घिसी हुई रेत और जो रंग और जो चिपचिपा पदार्थ, उसको मिलाकर के जो मिश्रण तैयार किया जाता था, उस मिश्रण को पकाया जाता था। पका करके जो पदार्थ बनता था उस पदार्थ को फायांस कहा जाता था छात्रों। इस पदार्थ को बनाने की प्रक्रिया, यानी कि फायांस को बनाने की प्रक्रिया जो थी वो जटिल थी। फायांस से बने पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे और इन्हें
पात्रों को विलासिता की वस्तुओं के अंतर्गत रखा जाता था। छात्रों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों आपका, हड़प्पा सभ्यता के उन केंद्रों के नाम बताइए जो शिल्प उत्पादन के रूप में जाने जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थल, जो हड़प्पा सभ्यता थी यानी हड़प्पा सभ्यता जो थी वहां पर वहां के उन केंद्रों के नाम बताना है जहां शिल्प के रूप में जाने जाते थे। तो शिल्प के रूप में जाने जाने वाले केंद्र हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, बालाकोट, नागेश्वर, धोलावीरा आदि शिल्प उत्पादन के केंद्र के रूप में हड़प्पा सभ्यता में जाने जाते थे। छात्रों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पाई लोगों की कब्रों में मिली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम बताइए। तो हड़प्पाई जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता में उस समय जो लोग रहते थे उनकी जो कब्र थी, उन कब्रों में क्या क्या मिला था। तो मृदभांड मिले थे, शंखों के छल्ले मिले थे, मनके मिले थे और आभूषण भी मिले थे। ठीक है छात्रों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मनकों के निर्माण में कौन कौन से पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो मनके बनाए जाते थे तो उन मनकों को बनाने में कौन से पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो कारिलियन, जेस्पर, क्वार्ट्ज, स्फटिक और सेल खड़ी जैसे पत्थरों का प्रयोग किया जाता था मनकों को बनाने के लिए हड़प्पा सभ्यता में। छात्रों, हड़प्पाई लोगों के आहार में प्रयुक्त होने वाला खाद्य वस्तुओं के नाम बताइए। तो हड़प्पाई सब लोगों के आहार यानी कि भोजन में प्रयुक्त होने वाली जो खाने वाली जो वस्तुएं थी वो कौन सी थी। तो देखिए छात्रों, हड़प्पाई लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो दोनों प्रकार के भोजन करते थे, शाकाहारी भी करते थे और मांसाहारी भी भोजन करते थे। लगभग आज भी वर्तमान में इसी प्रकार के लोग हैं। इन लोगों का मुख्य भोजन गेहूं, जौ, बाजरा, चावल, दालें, फल, सब्जी, दूध और दूध से बने पदार्थ, मछली और पशुओं का मांस, ये इनका भोजन था हड़प्पाई लोगों का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छात्रों, मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता की 2 विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए छात्रों, मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषताएं जो हैं, अब मोहनजोदड़ो में क्या विशेषताएं रही। एक तो गलियां जो थी, वहां की गलियां किस प्रकार से थी। तो मोहनजोदड़ो में चौड़ी और सीधी सड़कें थी। सड़कें, गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। गलियां एक दूसरे को वर्गीकार आयताकार खंडों में काटती थी। गलियों के दोनों ओर सभी घरों के साथ साथ नालियां बनी हुई थी और शहर में गलियों में जाल बिछा हुआ था। अगली विशेषता ये थी कि जल निकास प्रणाली। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अति उत्तम थी। सड़कों, गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। गलियों और सड़कों के दोनों ओर पक्की नालियां बनी हुई थी जिनमें घरों से गंदा पानी बहकर आता था और नालियों ढकी होती थी। और अगली विशेषता ये थी कि भवन किस प्रकार के थे वहां पर। तो मोहनजोदड़ो में बस्ती को 2 भागों में विभक्त किया गया था। एक छोटी बस्ती लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था। छोटी बस्ती जो थी उसको ऊंचाई पर बनाया गया था। दूसरी बस्ती कई अधिक बड़ी होती थी लेकिन उसे नीचे बनाया गया था। छोटी बस्ती को दुर्ग और निचली बस्ती को बड़ी बस्ती को निचला शहर कहा जाता था। दुर्ग की संरचनाएं कच्ची ईंटों, चबूतरों पर बनी थी। दुर्ग की जो संरचनाएं थी वो कच्ची ईंटों और चबूतरे पर बनी थी, इसलिए इसकी ऊंचाई अधिक थी। दुर्ग को निचले शहर से अलग करने के लिए उसे दीवार से घेर दिया गया था। निचले शहर को भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को उसे चबूतरे पर बनाया गया था।
जो नींव का कार्य करते थे। कच्ची और पक्की ईंट एक निश्चित अनुपात की होती थी। प्रत्येक ईंट की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। छात्रों, तो ये विशेषताएं थी छात्रों। अगली विशेषता है विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार था। इसमें कपड़े बदलने के लिए कमरे बने हुए थे। सीढ़ियां जलाशय के नीचे सतह पर तक बनी हुई थी। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ था। पानी एक बड़े कुएं से जलाशय में आता था। संभवतः इस विशाल स्नानागार का उपयोग धार्मिक कार्यों में स्नान के लिए किया जाता था। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे छात्रों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपसे उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो आपके दोस्त हैं वो किसी अभाव के कारण कहीं क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो वो क्लास आपको यहीं उपलब्ध हो जाएगी। उन छात्रों का भी भला हो जाएगा। और ये मैं गारंटी से देता हूँ कि 100% एक भी क्वेश्चन बाहर आपके 2027 के एग्जाम में नहीं जाएगा, है ना छात्रों। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।